हेलो बच्चों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हम कक्षा 12 में इकाई 2 भौतिक विज्ञान में क्या पढ़े थे, प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम के एक अनुप्रयोग जो सबसे महत्वपूर्ण था उसको हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम कहते क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आज हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इसके विषय में जानने से पहले हम अपवर्तन के विषय में थोड़ा सा बताएंगे, उसको आप ध्यान से समझिएगा कि जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो हम जानते हैं कि अपवर्तन के पश्चात वह अविलंब से दूर हट जाती हैं। ठीक, और जैसे जैसे हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान अधिक मात्रा में बढ़ता जाता है। ठीक, एक समय ऐसा आता है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाता है कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, या हम कह सकते हैं सम कोण हो जाता है। तो ऐसे आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ऐसे आपतन कोण को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विषय में जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें जो परावर्तन होगा वो कहां से कहां तक होता है, सघन से विरल में। इसी प्रोसेस के तहत धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलती है वो परावर्तन के पश्चात सघन माध्यम में वापस लौट आती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होती है कि ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो अब इसको अगर हम समझना चाहें तो इसको हम चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। तो इसमें जो पहला फिगर हम बनाएंगे, पहले फिगर में हम बना देते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि अपवर्तक हमारा तल है, जिसको हम क्या मान सकते हैं, यम डैश मान सकते हैं। यम डैश हमारा ये अपवर्तक तल है, और यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच दे रहे हैं। ये हमारा अभिलंब है, और इसको हम लिख लेते हैं क्या, अभिलंब। ठीक, अब ये जो माध्यम है इसको हम मान लेते हैं सघन माध्यम। क्या मान लेते हैं, सघन माध्यम एक। और ये दूसरा जो है इसको हम मान लेते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम 2। ठीक, अब उसके बाद जो यहाँ पे जो पहला नियम हम दिखाएंगे कि ये एक हमारी प्रकाश की किरण है, इसको हम मान लेते हैं बी। ये हमारा आपतन बिंदु है, ये इस पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अपवर्तन के पश्चात क्योंकि सघन से विरल में अपवर्तन होगा तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी। इसको हम मान लेते हैं बी। ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हमारी कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये जो हमारा कोण है आपतन कोण आई, और ये जो हमारा कोण है अपवर्तन कोण आर। ठीक, ये हमारा हो गया चित्र पहला। तो इस चित्र में हमने क्या देखा, इस चित्र में हमने जो प्रकाश के अपवर्तन के विषय में पढ़ा। किसके विषय पर हमने, प्रकाश के अपवर्तन के विषय में हमने पढ़ा कि यम डैश अपवर्तक तल है हमारा, और ये हमारा क्या है, एक अभिलंब है, और ये सघन माध्यम है। अपवर्तक तल के ऊपर का जो माध्यम है सघन है, अपवर्तक तल के नीचे का जो माध्यम है वो क्या है, विरल माध्यम है। सघन माध्यम को हमने 1 से दर्शाया, जबकि विरल माध्यम को हमने 2 से दर्शाया। ठीक, सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण AB आपतित होती है तो वो अपवर्तक तल के आपतन बिंदु B पर आपतित होती है, और अपवर्तन के फलस्वरूप
विरल माध्यम में अपवर्तित हो जाती है, बीसी दिशा में अपवर्तन कैसा होता है, अविलंब से दूर हट जाती है। क्यों? क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ठीक, तो इसमें जो कोणों की जो कंडीशन बनती है, कोण आई ये लेस देन होता है कोण आर, ये या कोण को ना दिखा के हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि आई लेस देन आर। इसका मतलब आपतन कोण का मान कम रहेगा, अपवर्तन कोण का मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, अब इसी से संबंधित जब हम दूसरा फिगर इसे बनाते हैं तो दूसरा फिगर मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा यन यन डैश, यन यन डैश हो जाएगा ये, और इसमें भी एक अभिलंब हो जाएगा हमारा ऐसे ये, और इसमें भी जो है एक दूसरी आपतित किरण लेंगे हम ए बी, और इसमें करेंगे क्या, हम इसमें जो है ए बी आपतित किरण, इसको यम यम डैश मान लेते हैं, यम यम डैश, और इसमें भी क्या करेंगे, एक आपतित किरण लेंगे ए बी, बशर्ते क्या करेंगे, आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा देंगे, आपतन कोण का मान हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ए बी ये हो जाएगा आपतन कोण हमारा, ये कोण आई। ठीक, और फिर ये अपवर्तन कोण का मान जो होगा हमारा, ये बढ़ के 90 अंश हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण का मान हमारा कितना हो जाएगा, कोण आर बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पे यही जो कोण आपतन कोण हमारा कोण आई है, या इसको आई, इसी को हम बराबर लिख सकते हैं आई सी, क्या लिख सकते हैं, आईसी। आईसी को क्या कहा जा रहा है, क्रांतिक कोण कहा जा रहा है। ठीक, सब चीजें उसमें वही रहेंगी, ये हमारा क्या रहेगा, अविलंब रहेगा, और ये क्या रहेगा, आपतित किरण, और ये हमारा क्या रहेगा, क्रांतिक कोण, इसी को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण। और ये क्या हो जाएगा हमारा, अपवर्तन कोण, और ये हो जाएगा अविलंब हो गया, और ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण। ठीक, अब इसमें हमने क्या देखा कि जैसे चित्र ये है, सेम वही चित्र ये भी दूसरा भी हमारा, बस हमने क्या किया है कि इसमें आपतन कोण का मान कम था, तो हमने इसमें आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम अपवर्तन से और परावर्तन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अपवर्तन से परावर्तन होता कैसे है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो पहले स्टेप में हमने देखा कि ये अपवर्तन हो रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। दूसरे स्टेप में हमने क्या देखा कि जब हम आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण हमारा सघन माध्यम में है, जबकि अपवर्तन कोण किसमें है, विरल माध्यम में है। ठीक, तो आपतन कोण में थोड़ा सा अगर हम बढ़ोतरी करते हैं या वृद्धि करते हैं तो अपवर्तन कोण जो कि विरल माध्यम में बन रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो जैसे ही हमने आपतन कोण के मान को बढ़ाया, इसको हम कह सकते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम एक, और ये हो जाएगा हमारा क्या, विरल माध्यम, विरल माध्यम दो। तो हमने देखा कि सघन माध्यम में जैसे ही हमने आपतन कोण के मान को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाया, वैसे ही अपवर्तन कोण का मान बढ़ के कितना हो गया, 90 अंश। क्या हो गया, 90 अंश। ठीक, तो इसी आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। 1 या 2 नंबर में डिफिनीशन भी पूछी जाती है कि क्रांतिक कोण कहते किसे हैं। तो परिभाषा हम बताएंगे कैसे, तो हम सीधे बताएंगे कि जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है तो आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उसी आपतन कोण के मान को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रांतिक कोण। तो आपतन कोण किस, क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, तो अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन प्रतिबंध क्या है, अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर 90 से कम है या 90 से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, तब इसको हम आपतन कोण ही कहेंगे, ना कि इसको क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक, अब अगली प्रक्रिया हम देखते हैं जो हमारा तीसरा फिगर बनता है। तो तीसरा फिगर में हम देखते हैं
तो ये हो जाएगा हमारा यम, ये हो जाएगा हमारा यम डैश, और ये हो जाएगा हमारा अविलंब। क्या हो जाएगा ये अविलंब, और इसको हम क्या लिख देंगे अभिलंब। और यहां से हमने क्या किया कि ये आपतन कोण के मान को हमने और बढ़ा दिया। आपतन कोण के मान को हमने क्या किया, ऐसे। तो जब हमने देखा कि ए बी आपतन बिंदु है, क्या है सी है, तो ये हमारी किरण क्या थी, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हमारी क्या है, अब ये अपवर्तित किरण से क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई, क्योंकि उसी माध्यम में वापस आ गई। इसको हम इधर लिख सकते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया। और ये माध्यम कैसा हमारा, सघन माध्यम है, यहां पर लिख देंगे सघन माध्यम एक, और ये हमारा कौन सा है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम दो। यहां पे जो हमारा आएगा ये हो जाएगा आपतन कोण आई, और ये जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा परावर्तन कोण आर हो जाएगा। ठीक, इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं इसको, पूर्ण, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दें हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहां पे जो कंडीशन हमारी आती है, ये कंडीशन बनती क्या है, आई जो होता है हमारा वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, आई सी से, ये। और ये जो कंडीशन हमारी बन रही है आई इक्वल टू आई सी, ये कंडीशन बन जाती है। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। आईसी को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण। इसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो ये तीन फिगर आपको जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड समझाए गए हैं। ठीक, और होता क्या इसमें, अब फिर से एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि, और तीनों चित्रों में कॉमन पॉइंट क्या है कि तीनों चित्रों में ही प्रकाश की किरण का जो अपवर्तन हो रहा है वो सघन से किस में हो रहा है, विरल में हो रहा है। ठीक, इसमें क्या हमने देखा कि जो है प्रकाश का अपवर्तन किससे हुआ, सघन से विरल में हुआ, जिसमें आपतन कोण का मान कम है, अपवर्तन कोण का मान क्या है, ज्यादा है। ठीक, जब दूसरे चित्र में हमने देखा तो जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्यों, क्योंकि आपतन कोण सघन माध्यम में है, जबकि अपवर्तन कोण क्या है, विरल माध्यम में है। तो बढ़ाते बढ़ाते कंडीशन ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ के क्या हो जाता है, 90। ठीक, तो आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण 90 होता है, आपतन कोण का वही मान जो होता है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। तो हमने आपतन कोण आई को किसके बराबर दिखाया, आईसी के, और आईसी क्या है, हमारा क्रांतिक कोण है। ठीक, तो क्रांतिक कोण की अगर डिफिनेशन बतानी होगी तो हम बता सकते हैं कि सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। कब, जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक, अब जब इसके आगे का प्रोसेस हम करते हैं तो आपतन कोण के मान को हम और बढ़ाते हैं, आपतन कोण के मान को हम और बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ाते हैं। तो जब जैसे ही क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान ज्यादा होता है, वैसे ही जो अपवर्तित किरण थी वह पुनः जिस माध्यम से आपतित होती है उसी में वापस लौट जाती है, और वो किसका रूप ले लेती है, परावर्तित किरण का रूप ले लेती है। और इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि यम एम डैश वही अपवर्तक दल है, और जब हमने ए बी जो कि आपतित किरण है, ये हमारा अविलंब है, ये आपतन कोण आई है, जैसे ही हमने आई का मान आई सी क्रांतिक कोण से ज्यादा रखा, वैसे ही जो अपवर्तित किरण थी हमारी वो सीधे क्या हो गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गई। मतलब जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित हो गई, और उसे क्या कहा गया, परावर्तित किरण कहा गया। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो बच्चों इसके आगे हम देखते हैं। हाँ बच्चों, तो फिगर के माध्यम से हमको समझ में आ गया। अगर उसकी परिभाषा लिखनी हो
तो हम लिख सकते हैं, जैसे पहले जो परिभाषा निकलकर हमारे सामने आई, क्या आई? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण तो हम लिख सकते हैं क्रांतिक कोण प्रकाश के अपवर्तन में वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण हो। तो ये हमारी परिभाषा निकल के आ जाएगी कि क्रांतिक कोण प्रकाश के अपवर्तन में वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण हो या कोण बराबर 90° हो। ठीक, तो उसी में आपतन कोण आई को हम क्या कहते हैं? आईसी क्रांतिक कोण कहते हैं जब कोण आर बराबर क्या हो जाए? 90°। इतना हम समझ सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज हमारी क्या निकल के आई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसमें क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट आए तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से जाती है यदि परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? इसको पूर्णांतरिक परावर्तन कहेंगे। अर्थात कि आपतन कोण का वह मान, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए प्रकाश की किरण जो है उसी माध्यम में क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए। ठीक, तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें कि दो चीज हमारी आती है, एक सघन माध्यम आता है और एक क्या आता है? विरल माध्यम आता है। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक यदि हम स्नेल का नियम लगाना चाहें, किसके लिए लगाना चाहें? क्रांतिक कोण के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा अपवर्तनांक होता है स्नेल के नियम से, यहाँ पे लिख सकते हैं स्नेल के नियम से यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 क्या है? इसको अगर हम देखना चाहें तो 1/2 जो हमारा है वो ये है सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को हम कहते हैं सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक कहें या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पे पहला माध्यम होता है और ये क्या होता है? हमारा दूसरा माध्यम होता है। ठीक, तो पहले माध्यम के सापेक्ष क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहो इसे, या सघन माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे? विरल माध्यम का अपवर्तनांक। जो होता क्या है? पहले माध्यम में बना आपतन कोण की ज्या जो कि साइन आई है, और बटे दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या जिसको हम साइन आर कहते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं
आगे अगर हम इसके देखें तो क्रांतिक कोण के लिए यहाँ पर निकाल सकते हैं, किसके लिए, क्रांतिक कोण के लिए I बराबर, जब IC यहाँ पे रखेंगे हम, I बराबर IC तो R बराबर 90। अब अगर इसको ले जाके हम इसमें लागू करते हैं तो पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का प्रोटॉन बराबर हो जाएगा साइन IC बटे साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन IC बटे 1 और बराबर इसी क्या लिख सकते हैं, साइन IC। ठीक, तो इसका मतलब क्रांतिक कोण की क्या हो जाएगी, जा हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम इसके आगे लिखना चाहें तो इसके आगे हम देखते हैं कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है, जिसको म्यू मान लें हम, या जिसको हम लिखना चाहें विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक तो अब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम म्यू कह रहे हैं तो इसी म्यू को हम लिखना चाहें तो 2μ1, मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक या सघन के सापेक्ष या विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये बराबर हो जाता है 1/1μ2 और ये हो जाता है 1/1μ2 का मान हमने ऊपर निकाला है कितना, साइन IC, क्या निकाला है, साइन IC। और इसी को अगर लिखना चाहें तो म्यू बराबर हो जाएगा हमारा, या अगर हम इसको यहाँ पे देखना चाहें तो ये हो जाएगा म्यू बराबर हमारा 1/साइन IC। ये इसको हम कह सकते हैं विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमारा म्यू आया, वो क्रांतिक कोण के ज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती पाती होता है। ठीक, तो आज बच्चों हमने पढ़ा कि कोणांतिक परावर्तन क्या है। तो इस वीडियो में जो भी समस्या आपको होगी उसको आप जो YouTube चैनल के कमेंट की सहायता से आप पूछ सकते हैं, जिसका निस्तारण जो है अगले वीडियो में किया जाएगा। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कोण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग क्या होता है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।